Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important concept regarding experimental research, that is experimental validity, internal and external mainly. So what is experimental validity? हम लोग validity जान चुके हैं, हम लोग ये भी जानते हैं experimental research क्या होती है. तो to make a significant contribution to the development of knowledge, an experiment must be valid. हम experimental research में experiment करने जा रहे हैं, तो वाकई अगर हम knowledge के क्षेत्र में कुछ development या contribution करना चाहते हैं तो वो experiment valid होना चाहिए. कैम्बेल एंड स्टैनले डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी. कैम्बेल और स्टैनले ने 1966 में हमें बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी दो तरीके की होती है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता. कुक और कैम्बेल ने ये भी बताया, फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी को बांटा और कहा कि दो और टाइप की होती है, स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. तो यहाँ पे हम मेनली आपसे इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करेंगे क्योंकि उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं थ्योरी में. आपको वो मतलब प्रैक्टिस में भी पता होना चाहिए जब आप रिसर्च करते हैं या आप डिसर्टेशन करते हैं या पीएचडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर, और न्यूमेरिकल बेस्ड में भी ये हेल्प करता है. तो स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी क्या है? द एक्सटेंट टू विच कंक्लूजन्स फ्रॉम ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर एक्यूरेट एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द ट्रू इफेक्ट फाउंड इन नेचर. यानी स्टैटिस्टिकल वैधता आप कहेंगे उसको कि वो सीमा जहां तक जो आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में, वो उसका कंक्लूजन किस सीमा तक एक्यूरेट है, ये स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी बताता है. और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या बताता है कि इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द थियोरेटिकल कंसेप्ट इट्स इंटेंडेड टू मेजर. कोई भी थियोरेटिकल कंसेप्ट नाप रहा होगा आपका वो इंस्ट्रूमेंट, तो वो कंसेप्ट को कितना सही नाप रहा है, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है. तो अब हम आ जाते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी पे. इंटरनल वैलिडिटी क्या है? देखिए, an experiment has internal validity to the extent that the factors that have been manipulated, independent variables, actually have a genuine effect on the observed consequences या dependent variables in the experimental setting. यानी कि हम कहेंगे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इंटरनली वैलिड है जब हम ये कह पाएंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने मैनिपुलेशन किया है एक्चुअली उसी ने डिपेंडेंट वेरिएबल में जो कॉन्सिक्वेंस आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है. तब तो हमारा जो प्रयोग है वो आंतरिक रूप से वैध है. अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल में हमको चेंज दिख रहा है वो और किसी फैक्टर की वजह से दिख जा रहा है, इसका मतलब इंटरनल वैलिडिटी कम है. और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब साफ होता है जनरलाइजेशन, कि आप जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, आपने तो पॉपुलेशन बड़ी ली है, सैंपल छोटा चुना है, कोशिश की है कि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप अपने रिजल्ट को पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर पाएंगे और कहा जाएगा कि आपके एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है. The researcher would achieve little of practical value if these observed variable relationships were valid only in the experimental setting. अगर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में वो काम कर रहा है, इसका मतलब कि एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है. एक्सटर्नल वैलिडिटी का यही मतलब है कि जो हमने वेरिएबल रिलेशनशिप निकाला है उसको हम अदर सेटिंग्स पे भी जनरलाइज कर सकें, अदर ट्रीटमेंट वेरिएबल पे, अदर मेजरमेंट वेरिएबल पर और अदर पॉपुलेशन पे. तो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल पर फर्क पड़े तो वो इंटरनली वैलिड है. और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब कि अपने रिजल्ट को हम बड़ी पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन पे भी जनरलाइज कर पाए, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी है. लेकिन एक्सपेरिमेंट में थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं, तो वो कारण हमें जानने हैं. तो अब हमें जानना है थ्रेट्स टू इंटरनल एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी. कौन से वो थ्रेट हैं, कौन से वो कारक हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को खराब करते हैं. तो इन एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स और इन एनी बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स इन नंबर ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं. कौन से होते हैं ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल? वो जो आपके आउटकम को प्रभावित करते हैं बट आपकी स्टडी का फोकस नहीं होते. दे कैन लीड टू इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स एंड रिसर्च बायसेस इफ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड. और इसकी वजह से आप अपर्याप्त निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, गलत निष्कर्षों पे पहुंच सकते हैं, रिसर्च बायसेस हो सकते हैं आपकी रिसर्च में अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे. तो हर रिसर्च में, हर एजुकेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं.
तो हमको क्या करना है, दीज वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन वेज डिफिकल्ट टू इवेलुएट, और हमको इन वेरिएबल्स जो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो डिफिकल्ट होता है इनका इवेल्युएशन। ऑल्दो दीज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स यूजुअली कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, बट मैनी ऑफ देम कैन बी आइडेंटिफाइड, बट बहुतों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बिहेवियरल रिसर्चर्स एंटिसिपेट देम एंड टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज देयर इन्फ्लुएंस थ्रू साउंड एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन। तो जो रिसर्चर है उसको चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि वो इन सभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल का एंटिसिपेशन कर ले, पूर्वानुमान लगाए कि क्या 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 है जो उसकी रिसर्च को प्रभावित कर सकता है, और सभी सावधानियां बरते जिससे कि उनका असर कम से कम हो। उसके लिए हमें साउंड बढ़िया एक्सपेरिमेंट डिजाइन बनानी पड़ेगी। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स जियोपार्डाइज द पावर ऑफ द एक्सपेरिमेंटर टू इवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अनएम्बिगुअसली। बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो रिसर्चर, जो एक्सपेरिमेंटर की जो पावर है जिससे वो इवेलुएट करना चाह रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट, उसको कम कर देते हैं। कैम्बेल एंड स्टैनले ने इन फैक्टर्स को डिस्कस किया है और हमको बताया है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये कई सारे हैं। मैच्योरेशन, वो कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो चेंज हो जाता है ओवर टाइम। हमने एक बार प्री टेस्ट लिया, फिर जब हम पोस्ट टेस्ट लेने आए दोबारा तो वो सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया है, बायोलॉजिकली भी हो गया है, बायोलॉजिकली तो चलिए थोड़ा बहुत हुआ है, पर साइकोलॉजिकली चेंज हो गया है वो, है ना। एंड दीज चेंजेस में बी कंफ्यूज विद द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और चूंकि हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया है इसलिए हमको रिजल्ट दूसरा आ रहा है, हमको कुछ दूसरा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से हुआ है। जैसे क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा टायर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा और बुद्धिमान हो सकता है, उसको भूख लगी हो सकती है, वो बड़ा हो गया है, या कुछ ऐसी बातें। दे मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंसिडेंटल लर्निंग और एक्सपीरियंसेस इनकाउंटर्ड थ्रू नॉर्मल मैच्योरेशन। तो नॉर्मली मैच्योर हो गया, एक बार आपने उस पर प्री टेस्ट लगाया है, उसको पता है कैसे है, क्या गलतियां उसने पिछली बार की थी जो उसको सुधार दे एंड ऑल। दिस थ्रेट इज बेस्ट कंट्रोल्ड बाय रैंडमली असाइनिंग सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। और इस थ्रेट को आप सबसे बढ़िया तरीके से तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब आप अपने सब्जेक्ट्स को रैंडमली, मतलब कोई सबकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी भी ग्रुप में जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप में, तो उससे क्या होगा कि डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स आर देन कंसीडर्ड टू बी ड्यू टू द ट्रीटमेंट रादर देन टू मैच्योरेशन। अगर आप रैंडम असाइनमेंट करेंगे तो जो अंतर आएगा आप उसको मान सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट की वजह से है, मैच्योरेशन की वजह से नहीं। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, स्पेसिफिक एक्सटर्नल इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेजरमेंट। आपने पहली बार मेजरमेंट लिया और दूसरी बार मेजरमेंट लिया, इसके बीच में बहुत कुछ हो गया, क्या क्या हो गया, जैसे द इफेक्ट ऑफ ए फायर ड्रिल, द इमोशनल टायरेड ऑफ ए टीचर, ए पेप सेशन, द एंग्जाइटी प्रोड्यूस्ड बाय ए पेंडिंग एग्जामिनेशन और ए कैटास्ट्रोफिक इवेंट इन द कम्युनिटी मे सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि जो इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट हो गए, इमोशनल टायरेड ऑफ ए टीचर, टीचर ने आपको बहुत कस के डांट दिया, गुस्सा किया, कोई बढ़िया पेप सेशन आपको मिल गया, कोई आपको एंग्जाइटी है, कोई कुछ घटना ऐसी घट गई, कोई फायर ड्रिल हो गई, तो मतलब आपको ऐसा हिस्ट्री में आपके आ गया, आपने ऐसा कुछ अनुभव कर लिया जिससे आपकी परफॉर्मेंस या तो बेहतर हो सकती है या अच्छी खराब हो सकती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि किसकी वजह से हो रही है, हिस्ट्री की वजह से। फिर टेस्टिंग, the process of pre-testing at the beginning of an experiment can produce a change in subject। हम पहले एक प्री टेस्ट लेते हैं, तो प्री टेस्ट से क्या होता है कि प्रैक्टिस इफेक्ट मिल जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उनको पता है। तो टेस्टिंग प्रेजेंट्स ए थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी दैट इज कॉमन टू प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट जिसमें आप पहले एक टेस्ट लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट देते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट लेते हैं, उसमें टेस्टिंग भी अपना रोल प्ले करती है और इंटरनल वैलिडिटी को खराब करती है। ऑफ कोर्स एन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप वुड बी अफेक्टेड बाय द टेस्ट इन ए सिमिलर वे एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, thus having experimental and control group controls for this threat in the same way what it does for the threat of maturation। तो इसके लिए भी आपको यही करना है कि आपको रैंडम असाइनमेंट करना है सब्जेक्ट्स का अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर अनस्टेबल इंस्ट्रूमेंटेशन, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वही अनरिलायबल है, उससे कभी कोई रीडिंग आ रही, कभी कोई नाप आ रही है, तो वो आपके वैलिडिटी को खराब करेगा, इंटरनल वैलिडिटी, क्योंकि जो अंतर आएगा वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेशन की गड़बड़ से आ रहा है, सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं। फिर स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन है। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन टू द मीन, मतलब ये एक प्रतिक्रिया होती है, एक टेंडेंसी होती है कि हम मीन की तरफ लौटते हैं, ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है। A phenomena that sometimes operates when subjects are selected on the basis of extremely high or extremely low pre-test score। अगर हमने ऐसे सब्जेक्ट का चयन कर लिया है जिनके pre-test score या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, and when the measurement device is not totally reliable, a situation which is common subjects, a situation which is common, मतलब क्या है कि जिसने बहुत खराब किया,
एक्सट्रीमली लो उसका प्री टेस्ट स्कोर है तो अगली बार वो बढ़िया करने की कोशिश करेगा ना थोड़ा, तो उसका थोड़ा सा फिर वो मीन की तरफ जाएगा। और जिसने बहुत बढ़िया किया, एक्सट्रीमली हाई है, तो ज़रूरी नहीं है वो अगली बार भी इतना एक्सट्रीमली हाई स्कोर कर पाए, तो वो भी थोड़ा सा नीचे आएगा यानी मीन की तरफ आएगा। तो ये एक टेंडेंसी होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट्स हु स्कोर वेरी हाई नियर द सीलिंग ऑन ए प्री टेस्ट विल मोस्ट लाइकली स्कोर लोअर और ए सब्सिक्वेंट टेस्टिंग, और subjects who score very low near the floor on a pretest will most likely score higher on a subsequent testing with or without anything pertinent to their performance occurring in the meantime, है ना। यानी कि ये टेंडेंसी है, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो बहुत कम जिनके स्कोर हैं और बहुत ज्यादा जिनके स्कोर हैं उनको अपने सब्जेक्ट के रूप में चयन नहीं करेंगे स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन से बचने के लिए। यानी कि ये अंतर अपने आप उनकी परफॉर्मेंस में आ रहा है, क्योंकि वो जिसने बहुत अच्छा किया हो सकता है उतना अच्छा ना कर पाए, जिसने बहुत खराब किया वो कोशिश करेगा कि कुछ बेहतर करे, उसमें ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है, मैनिपुलेशन का कोई रोल नहीं है। फिर सिलेक्शन बायस, सिलेक्शन बायस इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉन इक्विवेलेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बराबर नहीं है, एंड इट इज मोस्ट इफेक्टिव डिटरेंट इज द रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू ट्रीटमेंट, और हम यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट नहीं कर पाए। सिलेक्शन बायस इज लाइकली व्हेन ऑन इन्विटेशन वॉलंटियर्स आर यूज्ड एज मेंबर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये कब होता है, जब हम किसी को इन्वाइट करते हैं कि भैया तुम हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का सदस्य बन जाओ, तो चूंकि वो वॉलंटियर है या उसको इन्वाइट किया है आपने, तो वो मोटिवेटेड है अच्छा करने के लिए, इसलिए आप सिलेक्शन का बायस आ जाएगा क्योंकि आपने रैंडम असाइनमेंट नहीं किया और वो बेहतर परफॉर्म करेगा। उसी तरह से इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन, यानी कि सिलेक्शन भी है, आपने उसको सेलेक्ट भी किया है और वो मैच्योरेशन वाले फैक्टर भी उसमें जुड़ गए, तो भी ये इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करता है। फिर एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी भी है, कुछ लोगों को आपने चुना लेकिन लॉन्ग टर्म आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो मान लीजिए वो ड्रॉप आउट हो गए या किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो ये आपका जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको खराब करता है। Although experimental and control group are randomly assigned, the survivors might represent groups that are quite different from the unbiased groups that began the experiment, है ना। तो अब वो ग्रुप वो नहीं रहा जो अनबायस्ड ग्रुप आपने शुरू में लिया था, इसलिए बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट्स में हमको ये ध्यान देना पड़ता है। फिर एक्सपेरिमेंटल बायस, हमारा भी बायस आ सकता है, जैसे दिस टाइप ऑफ बायस इज इंट्रोड्यूस व्हेन द रिसर्चर हैड सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स इन एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हम किसी को सब्जेक्ट के रूप में चुन रहे हैं और उसके बारे में हमको कुछ पहले से पता है, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टेटस में कॉज द रिसर्चर टू कन्वे सम क्लू दैट इफेक्ट द सब्जेक्ट्स रिएक्शन और मे इफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिज ओरल जजमेंट। तो वो हम कुछ क्लू दे सकते हैं या वो हमारी कुछ हिंट से समझ सकता है, तो इनसे भी इंटरनल वैलिडिटी खराब होती है। एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, देखिए हम लोग लेबोरेटरी रिसर्च में जो करते हैं हम केयरफुली अवॉइड थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, है ना, हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स को अवॉइड कर सकें। हाउएवर द आर्टिफिशियल नेचर ऑफ सच अ सेटिंग ग्रेटली रिड्यूसेस द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स फ्रॉम सच रिसर्च। लेकिन जब हम लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं तो अपने आप उसकी ये प्रोबेबिलिटी घट जाती है कि वो रिजल्ट आप बाहर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर पाएं। इसका मतलब इंटरनल वैलिडिटी को आप थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं तो एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ती है। बिकॉज एजुकेशनल रिसर्चर्स आर प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ देयर फाइंडिंग्स, दे फ्रीक्वेंटली कंडक्ट देयर स्टडीज इन रियल क्लासरूम सिचुएशन, क्योंकि यहाँ हम लेबोरेटरी में नहीं करेंगे, हम रियल क्लासरूम में करेंगे। तो ऑल्दो दीज रियल लाइफ सेटिंग्स प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटर जनरलाइजेशन, दे डू नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन एक्सटर्नली वैलिड रिसर्च। इसलिए दूसरी सेटिंग में जनरलाइजेबिलिटी थोड़ी की संभावना कम हो जाती है। कैम्बेल और स्टैनले ने कहा कि वो फैक्टर्स जो जनरलाइजेबिलिटी घटाते हैं वो क्या है, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ प्रायर ट्रीटमेंट इन सम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, द इफेक्ट्स ऑफ वन ट्रीटमेंट में कैरी ओवर टू सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि जो पहले आपने ट्रीटमेंट दिया वो बाद के ट्रीटमेंट तक कैरी ओवर होता है। तो in an educational experiment, learning produced by the first treatment is not completely erased and its influence may accrue to the advantage or disadvantage of the second treatment। यानी कि आपने एक टेस्ट लिया तो वो जो उसने सीखा है वो पूरी तरह से इरेज थोड़ी हुआ, तो हो सकता है कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसका वो नॉलेज कैरी ऑन हो रही हो और उसकी वजह से कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो रहा हो। तो this is one of the major limitations of the single group equated materials experimental design in which same subjects serve as members of both control and experimental group। तो इसमें क्या होता है, जब आप सिंगल ग्रुप लेते हैं, उसी को सब्जेक्ट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप बना रहे हैं, उसी को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना रहे हैं, सेम सब्जेक्ट्स हैं, तो ये होता है, तो ये प्रायर ट्रीटमेंट का इंटरफेरेंस आता है। फिर द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, हमारी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग आर्टिफिशियल है और हम उसका जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं रियल सेटिंग में, तो क्लासरूम सेटिंग में ये दिक्कत करती है, थ्रेट ये बना रहता है। फिर इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, the use of a pre-test at the beginning of a study may sensitize individuals by making them more aware of concealed purposes of the researcher and may serve as a stimulus to change. This is a different potential problem than that of testing.
discussed earlier as a threat to internal validity. वो कह रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग में हमने इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट लिया था, उससे ये इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग अलग है. With testing, the threat is that the pre-test will affect the subject's performance on the post-test in a direct fashion, है ना. टेस्टिंग में क्या होता था कि जब हम प्री टेस्ट लेते थे बच्चे का, तो उसका परफॉर्मेंस पोस्ट टेस्ट पे डिफेक्ट डालता था, पड़ता था. दैट इज इजीली कंट्रोल बाय हैविंग ए कंट्रोल ग्रुप. उसको तो आप कंट्रोल ग्रुप से चेक कर सकते हैं कि आप रैंडम असाइनमेंट कर लें. पर इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग में क्या होता है, देयर इज ए मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है. हियर द प्री टेस्ट में अलर्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू सम एस्पेक्ट ऑफ द इंटरवेंशंस दैट इज नॉट प्रेजेंट फॉर द कंट्रोल ग्रुप. यहाँ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जब आप प्री टेस्ट लेते हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं कि अब इसके बाद आपको एक और ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि कंट्रोल ग्रुप को नहीं मिलने वाला है. दैट इज द प्री टेस्ट में इंटरैक्ट डिफरेंटली विद द एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन देन इट डज विद द कंट्रोल और प्लेसबो कंडीशंस. इसलिए जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका जो प्री टेस्ट है वो दूसरी तरह से रिएक्ट करता है, जबकि कंट्रोल ग्रुप का दूसरी तरह से रिएक्ट करता है और हमको जनरलाइजेशन में दिक्कत करता है. टू अवॉइड दिस थ्रेट रिक्वायर्स रैंडम असाइनमेंट एंड आइदर नो प्री टेस्ट और द सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. ठीक है, तो ये आपका इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग हो गया. फिर इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट भी है. एजुकेशनल रिसर्चर्स आर रेयरली इफ एवर एबल टू रैंडमली सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द वाइड पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और रैंडमली असाइन ग्रुप. मतलब कि हम कहते तो हैं कि हमें रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना है, हमें रैंडम असाइनमेंट करना है, पर ऐसा होता नहीं है. सैंपल्स यूज्ड इन मोस्ट क्लासरूम एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ इंटैक्ट ग्रुप्स, नॉट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स. दे आर बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेड इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट. सम स्कूल ऑफिशियल्स एग्री टू पार्टिसिपेट, अदर्स रिफ्यूज. वो कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि आप रैंडम सिलेक्शन कर लीजिए, रैंडम असाइनमेंट कर लीजिए, पर ऐसा नहीं होता है. इसलिए ये दिक्कत आती है, आपका थ्रेट बना रहता है. तो after reading about these threats to experimental validity, the beginner is probably ready to conclude that behavioral research is too hazardous to attempt. अगर हम ये सारा थ्रेट हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि अरे बाप रे, मतलब बहुत मुश्किल है ये रिसर्च करना, तो इसमें इंटरनल वैलिडिटी के इतने थ्रेट हैं और बहुत सारे पे आपका कंट्रोल नहीं है. एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी थ्रेट हैं. particularly outside of the laboratory, ideal experimental conditions and controls are never likely to prevail. जब तक हम लेबोरेटरी में रिसर्च नहीं करेंगे जहां सारी कंडीशंस कंट्रोल्ड हैं, तब तक आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन however, an understanding of these threats is important so that the researcher can make every effort to remove or minimize their influence. लेकिन कम से कम हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थ्रेट होते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको हम कैसे मिनिमाइज करें. If one were to wait for a research setting free from all threats, no research would ever be carried out. अगर हम ये इंतजार करेंगे कि हमारी रिसर्च सेटिंग में सारे थ्रेट्स निकल जाएं तो रिसर्च कभी होगी ही नहीं. हमें क्या करना है, knowing the limitations and doing the best that he or she can under the circumstances, the researcher may conduct experiments, reach valid conclusions, provide answers to important questions and solve significant problems. तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें सीमाएं पता हो, हमें ये पता हो कैसे हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, किस कंडीशन में, किस दशा में, तो उसी में आप एक्सपेरिमेंट करिए और आप वैलिड कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आप आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकेंगे. So it is a very important topic and somehow somewhere confusing too. So you have to read and read and read and reread and reread. तब आपको समझ में आएगा, बार बार पढ़ने से समझ में आएगा कि इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या अंतर है, इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट क्या है, आपस में वो कंफ्यूजिंग है, कहीं हिस्ट्री मैचुरेशन जैसा लगता है, कहीं मैचुरेशन टेस्टिंग जैसा लगता है, और फिर एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट भी आपस में मिलते जुलते हैं. तो आप कई बार पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा, है ना. So I have completed the thread to experimental validity 2 and now I will take experimental design. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.